मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी का आज 6वां लेक्चर है। जो बच्चे पुराने क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। ये डेली 9 बजे ही होता है। बाय द वे, अगर लेट हो जाता है तो हो सकता है लेट हो जाए, वरना नहीं तो डेली ये क्लास 9 PM पर ही होता है, शाम में दोस्तों। और सुबह 11 बजे मैथ की क्लास आती है। इसके पहले पिछले मतलब कल संडे था, उस दिन हमने टेस्ट लिया। आप लोगों ने अगर नहीं दिया है टेस्ट तो ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दे लें दोस्तों, क्योंकि हर संडे को हमारा टेस्ट होगा। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लास होती है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेहद अच्छा क्लास रहने वाला है दोस्तों। आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक बने रहिए। हमारा टारगेट है दोस्तों 200 लाइक का। जिस दिन आप 200 लाइक दिलाते हैं उस दिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में चला दिए जाएंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सारे क्लासेस। और हमारा टारगेट है एक और, आप लोग को 30 में 30 अंक भी दिलाना, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी क्लास को पूरा का पूरा देखना होगा, लास्ट तक बनना होगा और डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस फॉलो करने होंगे दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग की प्यार है तो आप लोग ये सेशन बहुत सारे बच्चों से जोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी मन करे आप करिए, लेकिन डेली अपने तो फॉलो करिए दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आज हम स्वर संधि पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। स्वर संधि जड़ से खत्म कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे दोस्तों, सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहली बात करते हैं, संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं। संधि को इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग। ठीक है ना। अच्छा, संधि की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, तो तुरंत बताएंगे। दो ध्वनियों को आपस में जब हम जोड़ते हैं या फिर मेल से, दो ध्वनियों के आपस में मेल से जो विकार, या फिर मेल से बोलिए या फिर संयोग से बोलिए या फिर समझौता से बोलिए, दो ध्वनियों के आपस में मेल से या संयोग से या समझौता से जो विकार हमारा उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है हमारे किसमें, व्याकरण में, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सिंपल सा, याद हो गया? याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अभी ये सारी चीज़ें जो लिखे हैं वह सारी चीज़ें मत देखिए आप लोग, है ना, मत देखिए। आंख बंद कर लीजिए, इधर वाला एक आंख बंद करके इधर वाला देखिए, नीचे वाला। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कविंद्र। आप बताइए, कविंद्र को अगर हम ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं? कविंद्र को क्या लिख सकते हैं? कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, यही तो होगा। कवि प्लस इंद्र होगा, यही तो होगा दोस्तों। देखिए, ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके सुपर टेट तक के लेवल तक का। ये सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं संधि से, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। 3 क्लास में केवल संधि खत्म करेंगे, है ना, 2 से 3 क्लास में बस प्रैक्टिस भी करवा देंगे। कविंद्र कवि प्लस इंद्र से बना। इसी तरह देवर्षि है, देव प्लस ऋषि से बना है। देव प्लस ऋषि में हमको यह देखने को मिल रहा है कि जो देव है उसमें लास्ट का अंक जो है अ है, और जो लास्ट वाला, अगर बात करें इसी कविंद्र का, तो कविंद्र में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पहला वाला वर्ड है, पहले वाले वर्ड में लास्ट वाला जो ये आपका वर्ड है, उसमें जो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई है। तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन यह क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी संधि को करते समय या फिर जोड़ते समय हमको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कोई भी जो वर्ड हो उसका लास्ट वाला स्वर और इसके पहले वाले जो दूसरा वाला वर्ड है उसका पहला वाला स्वर जुड़कर ही दोनों संधि का निर्माण करते हैं। ये बातें क्लियर होना चाहिए, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, तीनों में से। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी कुछ सेकंड पहले ही हमने बताया संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए, हम ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की प्रयास हमारा रहेगा बस, ठीक है ना। लिखिए, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 3 संधियाँ होती हैं। अब विसर्ग संधि क्या होता है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। दो स्वरों के आपस में या फिर दो स्वरों के पास आने से जो विकार या फिर जो विकार उत्पन्न होता है हमारे व्याकरण में, उसे ही बोलते हैं स्वर संधि। फिर से सुनिए, दो स्वरों के पास आने से जो स्वरों में या फिर जो आपके व्याकरण में विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। बातें क्लियर हैं? अब आज केवल स्वर संधि के बारे में बात करना है, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दूसरे तीसरे क्लास में हम आपको बता देंगे, बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों। तो चलिए, यह बताइए स्वर संधि जो होता है कितने प्रकार का होता है। संधियां तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर स्वर संधि की बात करें तो वो कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो आप बताएंगे जो स्वर संधि होता है सर ना, यह 5 प्रकार का होता है कुल
कौन कौन सा, ध्यान से लिख लीजिए। दीर्घ संधि क्रम से लिखना है और क्रम से इसी तरह हम पढ़ाएंगे। दीर्घ संधि पहला लिखेंगे, 1 मिनट, दीर्घ ही गलत लिख दिया पहले। दीर्घ संधि के बाद क्या आता है, गुण संधि। गुण संधि के बाद क्या आता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद क्या आता है सर, तो बताएंगे यण संधि, चौथा यण। इसके बाद पांचवा जो है दोस्तों, पांचवा क्या आता है, अयादि संधि। यह पांचों के पांचों जो संधि है ना, ये पांचों के पांचों जो संधि हैं ये स्वर संधि में है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बच्चे समझ गए कि संधि के कितने भेद होते हैं, लिख कर चले आए 3 भेद होते हैं, लेकिन वहाँ पे आंसर था 5। तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, अगर पूरे संधि की बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं। अब यह चीज़ें आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बना था, लेकिन बच्चे का, आपको पता है एग्जाम का प्रेशर, जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या स्थिति होती है वो आपसे अच्छा कोई और नहीं जान सकता है ना। तो सबसे पहला हेडिंग डालें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को ध्यान से दोस्तों आप लोग लिखेंगे, उसका डेफिनेशन दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि को क्या बोलते हैं, अक सवर्णे दीर्घ। क्या बोलते हैं, अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ बोलते हैं, लिख लिए अक सवर्णे दीर्घ बोलते हैं, लिख लिए, अच्छी बात है। अब इसका डेफिनेशन लिखिए। दीर्घ संधि का डेफिनेशन लिखिएगा दोस्तों आप लोग। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, लिखिएगा, यदि प्रथम शब्द के अंत में हस अथवा दीर्घ, यानी कि अ, आ, ई, उ, री, यह सब वर्ड आते हैं। लिखिएगा फिर से, यदि प्रथम शब्द के अंत में हस या फिर दीर्घ आता है, हस व दीर्घ आता है, उसमें से कोई एक वर्ड हो, मतलब हस व दीर्घ में से कोई एक वर्ड हो, और द्वितीय जो शब्द है आपका, द्वितीय वाला जो शब्द है, दूसरा पद जो है आपका, उसमें से कोई भी वर्ड हो, सेम कोई वर्ड हो, चाहे आ में से कोई वर्ड हो, ई में से कोई वर्ड हो, उ में से कोई वर्ड हो, और री में से री हो सकता है। अगर यह सब सारे वर्ड हैं तो समान वर्डों को ही आपस में जोड़ते हैं, और हमेशा कौन सा वर्ड आता है, तो हमेशा और हमेशा याद रखेंगे, दीर्घ हो जाता है। हस दीर्घ, दीर्घ बनाता है, दीर्घ और हस दीर्घ बनाता है, दीर्घ 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 बनाता है, हस्व भी दीर्घ बनाता है। यह है दीर्घ संधि का डेफिनेशन। याद हो गया, तो सिंपल सा एक आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने अ प्लस अ की बात करें तो हमेशा आ बनेगा। अब इसी को आप क्रम से उलट पुलट के कर सकते हैं, आ प्लस अ भी कर सकते हैं, आ प्लस आ भी कर सकते हैं, और अ प्लस आ भी कर सकते हैं। ये चारों एक ही हैं, चारों का मतलब हमेशा क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा, दीर्घ ही बनेगा आ। इसी तरह आप छोटी बड़ी ई को लेके कर सकते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ को लेके कर सकते हैं, ए और आई को लेके कर सकते हैं। अगर ए आई आते हैं तो हमेशा हर कंडीशन में आई बनेगा। ओ औ आते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ बात करें ओ और औ आ गया, तो ओ औ का हमेशा औ बनता है, हमेशा औ बनेगा, हमेशा औ बनेगा, हमेशा औ बनेगा, हमेशा दीर्घ वाला मिलेगा। तो ये फंडा क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से समझिए। हमेशा दीर्घ संधि में हमको यही ध्यान रखना है कि हस्व और दीर्घ हो, चाहे दीर्घ और हस्व हो, चाहे दीर्घ और दीर्घ हो, चाहे हस्व और हस्व हो, हमेशा मिलकर दीर्घ ही बनाता है। यही दीर्घ स्वर का मतलब दीर्घ संधि का यही डेफिनेशन है, अक सवर्णे दीर्घ। अब इसके कुछ हम यहाँ पे वह लिए हुए हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लिए हुए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये आपको डिस्कस करेंगे कि आपको पहचानना होगा इसमें से कौन सी संधि है। पहले सारी संधि खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं एग्जाम्पल लिए हैं ये आपके यूपी टेट के ही लिए हुए हैं, सब कुछ पूछा हुआ है, इस वजह से हमने ले लिया है। और 2 आपके घर के लिए होमवर्क के लिए भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है ना। इसके बाद दूसरी संधि की तरफ आते हैं दोस्तों। दूसरा संधि डालिएगा हेडिंग गुण संधि। कौन सा दोस्तों, गुण संधि। गुण संधि क्या होता है सर, देखिएगा। गुण संधि में सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये अ और आ है, ई और ई है, उ और उ है, ध्यान से बस यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ तक देखना है, याद रखेंगे। गुण संधि में हमेशा और हमेशा अ और आ आगे आते हैं, अ और आ आगे आते हैं। इसके बाद अगर छोटा ई और बड़ा ई आता है तो हमेशा ए बनेगा, क्या बनाएगा, ए बनाएगा। और आ में से अगर ये दोनों आगे हैं तो हमेशा ही रहेंगे। इसके बाद अगर उ आता है, छोटा उ और बड़ा उ आता है तो हमेशा ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। यह चीज़ें याद रखनी है। यह गुण संधि का डेफिनेशन या फिर गुण संधि को पहचानने का सिंपल सा तरीका है। अ और आ के साथ
ई आता है तो हमेशा ए बनाएगा, आ के साथ अगर उ आता है तो हमेशा ओ बनाएगा। इसे कहते हैं गुण संधि। मतलब गुण संधि में यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व अथवा दीर्घ इ उ री हो, तो हमेशा याद रखेंगे आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, आ के बाद उ आता है तो ओ बनता है, और आ के बाद एक और है, आ के बाद अगर री आ जाता है, री आ जाता है तो हमेशा र बनता है, या र। इसे बोलते हैं अर। अर अर भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं आ के बाद अगर री आ जाता है तो हमेशा अर बनता है, अर। यह हो गया गुण संधि का पहचानने का तरीका। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद तीसरा है संधि हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हेडिंग डालिएगा, वृद्धि संधि को कैसे पहचानते हैं। वृद्धि संधि अब देख लिए हम लोग यहाँ तक, कहाँ आ के बाद यहाँ तक हमने देख लिया, उ यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसमें भी वृद्धि संधि में भी थोड़ा सा चीज़ें कॉमन हैं, अ और आ, यह तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अभी तक जो गुण संधि में ई और उ आ रहा था और ए और ओ बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ए और अ आएंगे। जब ए और अ आएगा तो हर कंडीशन में अ बनेगा। उसमें गुण संधि में ए बनता था, ई के साथ ए बनता था, इसमें ए के साथ आय बनेगा। और यहाँ पे दूसरा भी कंडीशन इसी में है, लिख लीजिए। आ के साथ अगर ओ और औ आता है, ओ और औ आता है तो हर कंडीशन में औ बनेगा दोस्तों। इसको भी लिख लीजिए। ये दो पहचानने का तरीका है वृद्धि संधि को। फिर से आ के बाद ए आता है तो अ बनेगा हर कंडीशन में। अगर आ के बाद ओ आता है तो औ बनेगा हर कंडीशन में। ठीक है, लिख लीजिए, फटाफट कॉपी पे नोट कर लीजिए। वृद्धि संधि को पहचानने का क्या तरीका है हमने बता दिया, सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले डेफिनेशन सुन लीजिए अच्छे से, बिल्कुल चिंता ना करें, पहचानेंगे खुद आप, देखिएगा। हो गया ना? इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम किस पे, वृद्धि संधि के बाद यण संधि पे। यण संधि क्या होता है, यण संधि को क्या बोलते हैं, और तो बता देंगे। ई को यड़ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई को यड़ची बोलते हैं। ई को यड़ची बोलते हैं। इसमें क्या होता है यण संधि में, अभी तक हमने देखा आगे आ रहा था हर कंडीशन में, है ना, चाहे वो गुण संधि हो या फिर आपका वृद्धि संधि हो। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप याद रखेंगे, इसमें जो आएगा इको एडच में, मतलब कि यण संधि में आपका जो आने वाला है, हमेशा याद रखेंगे, इसमें ई और उ आगे आएंगे। ई और उ आगे आएगा, यह आ जाएंगे आगे, और री भी आगे आएगा, री भी आगे आएगा। इसके बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, अगर ई के बाद हम देख लिए, जैसे कि अगर हम देख लिए दोस्तों, ई के बाद अगर आ जाता है आपका, अगर मान लेते हैं अ आ गया, तो हमेशा इसे हम क्या लिखेंगे, य लिखेंगे। अगर आ गया तो यहाँ पे या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, या। इसी तरह उ के बाद अगर आ गया या फिर कोई अन्य स्वर आ गया तो हमेशा अगर ह्रस्व आया है, अगर ह्रस्व स्वर आता है उ के बाद, अगर ई के बाद ह्रस्व स्वर आता है तो यह लिखेंगे, और उ के बाद अगर ह्रस्व स्वर आता है, चाहे अ हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे ए हो, चाहे ओ हो, कोई ह्रस्व स्वर आता है तो हमेशा हम व लिखेंगे। यह चीज़ें याद हुई तो अच्छी बात है। फिर से सुनिए, ई के बाद कोई ह्रस्व स्वर आता है तो हर कंडीशन में यह लिखते हैं, और ई के बाद कोई दीर्घ स्वर आता है, जैसे आ गया, तो हमेशा हम या लिखेंगे, या। उ के बाद अगर कोई ह्रस्व स्वर आता है, अ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, चाहे ओ हो, चाहे ए हो, अगर ह्रस्व स्वर के मतलब उ के बाद कोई ह्रस्व स्वर आता है तो हर कंडीशन में वह लिखते हैं। लेकिन उ के बाद कोई दीर्घ स्वर आता है तो हर कंडीशन में हम वा लिखते हैं। इतनी बातें पहचान गए तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, री का भी कुछ देख लेते हैं। री का माजरा क्या है, री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसको हम बनाते हैं र में। यह चीज़ें भी याद होनी चाहिए दोस्तों। लास्ट का यण का हो गया। अब चलते हैं अयादि संधि की तरफ। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं लेने वाली है आपको, कोई भी चीज़ें नहीं। आपके पास यह वीडियो पड़ी रहेगी, आप 2 से 3 बार रिवीजन करके देख लीजिएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम भाग तो नहीं रहे कहीं। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमें फिर से समझा दीजिए। हम जब इसका रिवीजन कराएंगे ना, जैसे इसका प्रैक्टिस कराएंगे, तो फिर से वापस से समझा देंगे, है ना। चलिए, अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग कि अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि क्या होता है, अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा, जैसे कि ई उ आगे आ रहा था, किसमें,
यण संधि में। इसमें क्या आगे आएगा, ए ऐ ओ आगे आ जाएगा, ए ऐ ओ और औ। अब याद रखेंगे ए ऐ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, ध्यान से देखिएगा। ए आपका ह्रस्व है, ऐ आपका दीर्घ है, इसी तरह ओ आपका ह्रस्व है और औ जो है दीर्घ है। तो याद रखेंगे, अगर हम बात करें ए के बाद अगर कोई ह्रस्व स्वर आ जाता है, कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाता है या फिर कोई दीर्घ स्वर आता है तो हमेशा अ बनता है। लेकिन अगर इसी जगह अ के बाद कोई ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर आता है तो हमेशा आय बनता है। फिर से सुनिए, ए के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है तो हमेशा अ बनता है, और अ के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है तो हमेशा आय बनता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, अगर ओ की बात करें, ओ के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है, कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है ओ के बाद तो हमेशा औ बनता है। लेकिन अगर औ के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है तो हमेशा आओ बनता है। दोनों कंडीशन फिर से फॉलो करिए। अगर ए के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है तो आय बनता है, अगर आय के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है यहाँ पे तो हमेशा आय बनता है। आय, ठीक है ना? आय में आप ऐसे लगा देंगे, यह शुद्ध है। अगर ओ के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ आता है यहाँ पे तो हमेशा औ बनेगा, लेकिन अगर औ के बाद कोई ह्रस्व या फिर दीर्घ यहाँ पे आता है तो हमेशा आओ बनेगा। बात क्लियर हो गई? बस मामला सपाचट, मामला फिनिश। अब हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट। तो देखिए, परम प्लस अर्थ से क्या होगा, परमार्थ। कौन सा संधि हुआ? यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो कौन सा संधि हुआ? जल्दी फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट सारे बच्चों का आंसर आए, फटाफट बिना रुके, फटाफट आंसर। कौन सा संधि है? हमको पता है सर, यह हमारा दीर्घ संधि है। कौन सा? दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ बन रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा मतलब ये ह्रस्व मिलके दीर्घ बना रहा है, तो इस वजह से यह क्या होगा? दीर्घ संधि। बात क्लियर, समझ में आ गया? सेम कंडीशन, धन प्लस अर्थी, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, मतलब ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिलके क्या बना दिया? क्या बना दिया? ह्रस्व प्लस यहाँ पे देखिए, ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिलके क्या बना दिया? दीर्घ बना दिया। मतलब कि यह भी हमारा धनार्थी जो हो गया, यह हमारा दीर्घ संधि हो गया। बात क्लियर? सूर्य, यहाँ पे भी अ छुपा हुआ है, यहाँ पे भी है, सूर्यास्त आ बन गया, तो मतलब क्या है? यह भी हमारा दीर्घ संधि हो गया। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आपसे 2 से 3 बार देखेंगे सिर्फ, माइंड में सारा घुस जाएगा। कवि प्लस इंद्र, कवि में यहाँ पे देख रहे हैं छोटी, यहाँ भी छोटी, बन गया बड़ी, तो मतलब कि ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिलकर दीर्घ बना दिया, मतलब दीर्घ संधि अभी हो गया। दोस्तों कन्फ्यूजन खत्म। पहचानने का सिर्फ सिंपल तरीका है, बहुत सारे टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप्स का प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देव प्लस इंद्र, यहाँ पे व है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे व में अ छुपा हुआ है अ, और यहाँ पे ई है। तो हमने आपको बताया था कौन सा यह फंडा है, तो बता देंगे जब अ आता है, अ के बाद ई और उ आता है, अगर ई आता है तो ए बनता है, अगर उ आता है तो ओ बनता है। किसमें? गुण संधि में। किसमें? गुण संधि में भैया, तो यह गुण संधि हो गया। इसी तरह यग प्लस ईस, इसमें भी ए आ गया, यहाँ पे ए अ छुपा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यह चीज देखेंगे, यहाँ पे ए है, ए किस में आता है? गुण में आता है। ओ किस में आता है? गुण में आता है। आय किस में आता है? और औ किस में आता है सर? वृद्धि में आता है ना? यही तो बताया था। यह और वह किस में आता है सर? यण संधि में आता है। आय प्लस आओ किस में आता है सर? यह तो सर अयादि संधि में आता है। इस तरह भी पहचान सकते हैं। तो यह तो हमारा सिंपल सा है, क्या है भैया? गुण संधि हो गया। प्रति, छोटी प्लस ए, छोटी ई और ए, ई उ किस में आगे आ रहा था? यण संधि में ना, तो मतलब कि हमारा यण संधि हो गया, यण संधि हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यण संधि ही है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? छोटी, और यहाँ पे ए आ गया, तो छोटी के बाद कुछ भी आए तो हमेशा हम किस में ले जाते हैं? यण संधि में। एक प्लस ए, एक में अ है और यहाँ पे ए है, अ प्लस ए, देख रहे हैं, एकाएक बन गया अय, एकाएक, कैक कैक एकाएक। अय किस में आता है? ए की बात नहीं, अय, तो आपको पता अय किस में आता है? एक मिनट, वृद्धि में आता है, वृद्धि संधि है दोस्तों यह। इसके बाद प्रति उत्तर और निऊन, यह दोनों आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आपको बताने हैं दोस्तों। यह दोनों क्या होगा? प्रति उत्तर का संधि विच्छेद क्या आएगा यहाँ पे लिखना है, संधि क्या होगा, और नी प्लस ऊन का संधि क्या होगा आपको बताना है। यह भी बताना है यह कौन सी संधि है। आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर का यस या फिर नो, आंसर राइट जो होगा जिसका होगा उसमें यस लिख दिया जाएगा, जिसका राइट नहीं होगा उसमें नो लिख दिया जाएगा, मिल जाएगा आपको आंसर इसका। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अब मेहनत का थोड़ा सा हमारे हेल्प करिए, बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ, बस शेयर करना है।
शेयर करिए, बच्चों को जुटाइए। पर डे 10-5 बच्चे अगर आते हैं आप लोग के संपर्क से तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी फैमिली बड़ा करने में दोस्तों। चलिए लग जाइए, हम भी लगे हैं अपने कर्म के प्रति, आपका भी कर्म है सिर्फ बच्चों को जोड़ना। जोड़िए दोस्तों, कॉलेज के सारे बच्चों को जोड़ दीजिए, जितने संपर्क वाले बच्चे हैं आपके माता पिता भाई रिश्तेदार जो भी हैं सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि फ़ायदा ही मिलने वाला है यहाँ से, कुछ घाटा नहीं होने वाला है ना। धन्यवाद।